सुप्रभात बच्चों, आज हम पूर्व पुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत लेखक कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के दूसरे भाग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है बच्चों। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जब भारत में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का दौरा होता है तो उस समय भारत के अंदर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की यानी मूर्ति की नाक गायब होती है। उस नाक को लेकर भारतीय सत्ताधारियों में, भारतीय शासकों में, भारतीय प्रशासकों में काफी उदासी होती है, परेशानी होती है। उच्च स्तर की कमेटी तैयार की जाती है जिसमें सलाह मशविरा किया जाता है कि किस तरह से इस लाट की नाक को लगाया जाए। अंततः उस लाट पर नाक लगाने का काम एक मूर्तिकार को सौंप दिया जाता है। अब मूर्तिकार नाक लगाने के लिए उस लाट जैसे पत्थर को ढूंढने के लिए कहां-कहां पर जाता है, क्या वह वैसा पत्थर ढूंढ पाता है या नहीं। अंततः उस मूर्ति पर नाक किस प्रकार की लगती है और क्या होता है, यह सब पढ़ेंगे हम इस पाठ के दूसरे भाग में। तो लीजिए, प्रस्तुत है भाग 2। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया, समस्या का समाधान किया। क्या कहकर किया? वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। बड़े विश्वास के साथ कहा कि आप परेशान मत हो, मैं इस मूर्ति जैसा पत्थर हिंदुस्तान के हर एक पहाड़ पर जाकर के ढूंढ निकालूंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। उन्होंने चैन की सांस ली। इस विश्वास के बाद सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत है खोज करने की। बड़े गर्व के साथ कहा कि इस हिंदुस्तान में हर चीज मिल सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरत है तो सिर्फ खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें अवश्य मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी उसके हाथ कुछ नहीं लगा, वैसा पत्थर नहीं मिला। निराश होकर के वापस आ गया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, शर्मिंदगी थी, यानी वह शर्मिंदा हो रहा था। जिस विश्वास के साथ उसने ये बात कही थी कि मैं हर पहाड़ पर जाकर के ऐसे पत्थर को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन उसे वैसा पत्थर नहीं मिला, इसलिए वह शर्मिंदा हो रहा था। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, यानी हर जगह ढूंढ ली, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, हिंदुस्तानी नहीं है यह पत्थर। यह पत्थर तो विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर, गुस्से में आकर, जोश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, यानी आपकी अकल पर घृणा आती है, लानत है। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन, सारी चीज ही तो हम विदेशों की अपना रहे हैं। क्या क्या? दिल भी, दिमाग भी, सब विदेशों के अनुसार चल रहा है, यानी विदेशी लोगों के अनुसार चल रहा है। तौर तरीके और वहां काम करने के ढंग भी सब विदेशी हैं। रहन सहन भी विदेशियों जैसा ही है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? बाल डांस होता है एक पौधा, छोटा सा पौधा होता है जो कि नमी में पैदा होता है। पेड़ के नीचे जो नमी होती है, उस नमी में वह पौधा उगता है और उसका नाम होता है बाल डांस। मूर्तिकार चुप
खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा अचानक उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार में नहीं छपनी चाहिए, यानी अखबार वालों तक नहीं पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो, अनुमति हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब, ऐसा हिचकिचा कर कहा उसने, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। पहले तो बौखला गए, लेकिन फिर अचानक खुश हो गए। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यह काम बड़ी होशियारी से करना है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। और वह कहां कहां गया ये देखें। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाम उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। अब आपने ध्यान से समझना है, सबसे पहले वह कहां से चला, फिर कहां गया, वहां से फिर वह कहां गया, और जहां भी वह गया उसने वहां पर किन किन देशभक्तों की, किन किन राजनेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया, ये समझते चलना। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। सबसे पहले दिल्ली से बंबई गया। बंबई में किस किस की नाक का नाप लिया देखें। दादा भाई नौरोजी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, कालसी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और फिर बंबई से गुजरात की ओर भागा। गुजरात में आने के बाद किन किन राजनेताओं की, किन किन देशभक्तों की नाकों का नाप लिया देखें। गांधी जी, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। फिर गुजरात से बंगाल की तरफ चला गया और बंगाल में किस किस की लाट की नाक का नाप लिया ये देखें। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की, नाप तोल किया मतलब, और बिहार की तरफ चला। फिर वहां बंगाल से बिहार की तरफ आ जाता है। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ आया और वहां पर चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। वहां से फिर कहां से, उत्तर प्रदेश से मद्रास की तरफ गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। और पंजाब में किन किन राजनेताओं की, किन किन देशभक्तों की लाटों की नाप का नाप लिया देखें। लाला लाजपत राय, ये आपने ये देखना किस राज्य में कौन से राजनेता या देशभक्त हुए हैं, समझते चलना है सभी ने। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, यानी उनकी लाटों की नाकों का भी नाप लिया। आखिर दिल्ली आ गया, पंजाब से दिल्ली वापस आ गया। सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब यहां पर व्यंग्य है। क्या व्यंग्य है कि विदेशी सबसे बड़े शासक थे जॉर्ज पंचम, लेकिन इतने बड़े शासक की नाक हमारे राजनेताओं की नाक से छोटी निकली, तुच्छ निकली। कहने का भाव, जितनी इज्जत हमारे राजनेताओं की, हमारे देशभक्तों की है, उतनी इज्जत विदेशी राजनेताओं की, विदेशी शासकों की नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, आगे और देखें किस किस की लाट की नाकों का नाप लिया। सुनकर सब हताश हो गए, निराश हो गए कि अब क्या होगा, और झुंझलाने लगे, यानी कि गुस्सा भी आ रहा था, चिढ़ रहे थे। मूर्तिकार ने
ढाढ़स बंधाते हुए, ढाढ़स बंधाना होता है धैर्य बंधाते हुए, शांत करते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। सेक्रेटरीट के सामने जो 1942 में शहीद हुए थे उन बच्चों की मूर्तियां हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, सलाह दी भारतीय सत्ताधारियों को कि उन बच्चों की नाक का नाप ले लिया जाए, हो सकता है वो वह नाक इस जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। कहने का भाव क्या है, हमारे राजनेता यहाँ के शहीद बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की इज्जत भी उनसे कहीं ज्यादा है, यानी विदेशी शासकों की इज्जत से कहीं ज्यादा है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी, जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, केवल नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यानी क्या मतलब? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर जॉर्ज पंचम की लाट को नाक नहीं लगी तो फिर एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने का क्या फायदा, या उस रानी का स्वागत करने का क्या फायदा? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। उसकी नाक अगर नहीं लगी तो समझो हमारी भी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा होता है, अचानक आना। एक तो काफी सोच विचार करने के बाद कोई विचार आए, एक अचानक कोई बात चल रही है, उस बात को लेकर के अचानक दिमाग में कोई ख्याल आ जाए, भाव आ जाए, विचार आ जाए, उसे बोलते हैं कौंधा, यानी कौंधना। एक आश्चर्य में डालने वाला विचार उस कलाकार के दिमाग में आया और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब जब ये बात कही, एक बार तो शासक यानी सत्ताधारी हुक्काम परेशान होते हैं, चुप्पी छा जाती है, सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर वो उसे इजाजत भी दे देते हैं। देखें, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। अचकचाना होता है हैरान हो जाना, भौचक्का रह जाना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। आप तो सिर्फ इजाजत दें, आदेश दें। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई, यानी जिंदा नाक लगाने की इजाजत दे दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई। रबाब होता है कीचड़, और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी, यानी ये सब चुपके चुपके हो रहा था। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, यानी जो समाधान उसने बताया था वह उसको लेकर परेशान भी था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसे वह मदद दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ, इस निर्देश के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, यानी एलिजाबेथ आने से पहले यह नाक अवश्य लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई।
सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब पत्थर की कैसे लगेगी? थी तो वह किसी व्यक्ति की नाक, तो जिंदा नाक थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, यानी उद्घाटन के लिए फीता काटते हैं, वह किसी ने नहीं काटा था, ऐसी कोई खबर नहीं आई थी अखबार में। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बुद्ध के लिए, यानी मूर्ति के लिए। तो यह था आपका जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ। इसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह से हम विदेशियों के गुलाम रहे और उनके ही बनकर रह गए। आजाद होने के बाद भी हमारी वह गुलाम मानसिकता नहीं गई। हम उनकी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, और तैयार क्या हो गए, हमने अपनी इज्जत दांव पर लगा ही दी। तो ये थी नाक पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं भी आया है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।